विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने कल पढ़ा था चंबल नदी के बारे में। यह चंबल नदी थी, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। चंबल नदी का उद्गम होता है यानी जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होने के बाद 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद ये 6 जिलों में राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना में मिल जाती है। ये बनास नदी है, उस चंबल की सहायक नदी है जो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है और धीरे धीरे ये बहती हुई आगे कहाँ जाती है? चंबल में जाती है और चंबल में से इनका पानी आगे जाता है यमुना में। यमुना इसका पानी कहाँ ले जाती है? यानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। आज हम पढ़ेंगे चंबल की सहायक नदी बनास के बारे में और बनास की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये बनास नदी है। ये बनास नदी यहाँ से सिटी यानी कहाँ जाती है? चंबल में जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी यानी बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद। ये इसका उद्गम स्थल है। यानी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है। आगे क्या है कि यहाँ पर बिगोद नामक स्थान है। क्या है? बिगोद नामक स्थान है। यहाँ पर क्या? यहाँ से बेड़च नदी आती है। कौन सी नदी आती है? बेड़च नदी आती है। बेड़च नदी यानी यहाँ से उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद यहाँ क्या है? उदयसागर झील है। उदयसागर झील है, यहाँ तक इसका नाम रहता है बेड़च। इसके बाद इसका नाम हो जाता है आयड़ नदी। प्रश्न पूछा जाता है कि बेड़च नदी का नाम आयड़ कब होता है? तो उदयसागर झील के बाद इसका नाम आयड़ हो जाता है। इसका उद्गम है गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से और उदयसागर झील से निकलने के बाद आयड़ नाम इसका हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद ये चलती हुई बिगोद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? बिगोद नामक स्थान पर ये बनास नदी में मिल जाती है। यहाँ से उद्गम होता है यानी गंभीरी नदी का। कहां से? जावद मध्य प्रदेश से। जावद मध्य प्रदेश से गंभीरी नदी का उद्गम होता है और इस पर एक क्या है? गोसुंडा बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ है और इस गोसुंडा बांध से आगे निकलने के बाद ये आयड़ नदी आती है। ये आयड़ नदी है और ये गंभीरी नदी है। आयड़ नदी और गंभीरी नदी के किनारे यहाँ पर क्या है? चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी दो नदियों के संगम पर है? या तो लिखा होगा आयड़ नदी और गंभीरी नदी या होगा बेड़च और गंभीरी नदी। तो बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है और गोसुंडा ये बांध भी कहां पर है? गंभीरी नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद क्या है? यहाँ से एक उद्गम होता है मेनाल यानी नदी का। मेनाल नदी का उद्गम होता है बेंकू चित्तौड़गढ़ से। बेंकू चित्तौड़गढ़ से मेनाल नदी का उद्गम होने के बाद ये क्या आती है? बिगोद नामक स्थान पर आती है। बिगोद यानी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। यहाँ बिगोद में ये आती है मेनाल नदी और ये आती है बेड़च नदी। बेड़च और मेनाल दोनों कहाँ मिलती है? बिगोद नामक स्थान पर। और इधर से बनास आती है तो ये 3 नदियां हो जाती है यहाँ पर। यानी यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का बनता है? बनास, मेनाल, बेड़च। यानी मेनाल और बनास और बेड़च ये 3 नदियां हैं। ये 3 नदियां हैं। ये 2 नदी ये है और एक नदी ये है। यानी ये यहाँ पर बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है। प्रश्न पूछा जाता है उद्गम से यानी बनास नदी के उद्गम के बाद पहला त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो बिगोद नामक स्थान पर बनता है। कौन कौन सी नदी है? बेड़च, मेनाल और बनास, ये त्रिवेणी संगम है। ऊपर से एक नदी आती है दिवेर की पहाड़ियां। दिवेर की पहाड़ियां कहां पर है? राजसमंद से यानी कोठारी नदी आती है। कोठारी नदी यानी कोठारी नदी पर क्या है? मेजा बांध बना हुआ है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है मेजा बांध कहां है? भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर है। भीलवाड़ा को जल की आपूर्ति कौन से बांध से की जाती है? तो मेजा बांध से भीलवाड़ा को जल की आपूर्ति की जाती है। ये नंदराय गांव है मांडलगढ़ में।
यहाँ पर आकर बनास नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? नंदराय गांव मांडलगढ़ में ये बनास नदी में मिल जाती है और बनास आगे पानी चंबल में ले जाती है। यहाँ से निकलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक बिसलपुर बांध है, यानी राजमहल गांव टॉप में, यानी यहाँ पर एक बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध के पास ही एक नदी यहाँ से आती है खारी नदी आती है बिजराल गांव भीलवाड़ा से। बिजराल गांव भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है खारी नदी का और ये धीरे धीरे चलकर बिसलपुर नामक स्थान पर आकर बनास में मिल जाती है। ऊपर से एक डाई नदी आती है, ये डाई नदी का उद्गम है किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर। ये बिसलपुर नामक स्थान पर आती है और यहाँ पर क्या है, एक तो डाई नदी आती है, एक खारी नदी आती है और एक ये बनास आ रही है। यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियों का है? बनास, डाई यानी खारी, बनास, डाई और खारी, ये त्रिवेणी संगम है। ये यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। एक त्रिवेणी संगम यहाँ बना, कहाँ बना? यहाँ बना। एक त्रिवेणी संगम यहाँ बनता है और दूसरा यहाँ पर, कहाँ पर? बिसलपुर नामक स्थान पर बनता है। यानी दो त्रिवेणी संगम बनते हैं यहाँ तक, यानी खारी, डाई और बनास, यानी ये है बनास, डाई, खारी, एक त्रिवेणी संगम ये है। ये क्या? मेनाल, बेड़च और बनास एक त्रिवेणी संगम। ये दूसरा त्रिवेणी संगम है। बिगोल से चलकर आके बिसलपुर स्थान पर त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद क्या? यहाँ से मानसी नदी आती है, सिलोरा की पहाड़ियां अजमेर से मानसी नदी आती है। मानसी नदी यानी देवधाम, जोधपुर यानी व्हाइट टाउन, देवधाम स्थान पर आकर ये बनास में अपना जल डाल देती है और बनास आगे चंबल में ले जाती है। इसके बाद क्या है? यहाँ से यानी जयपुर की चैनपुरा की पहाड़ियां हैं। चैनपुरा से क्या है? यहाँ से एक मोरेल नदी निकलती है। मोरेल नदी पर एक मोरेल बांध भी बना हुआ है। उसके बाद खंडार नामक स्थान है सवाई माधोपुर में, यहाँ आकर ये मोरेल नदी बनास में मिल जाती है। उसके बाद आगे चलने के बाद एक धौलपुर से नदी आती है सीप। कौन सी आती है? सीप। सीप नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर में आकर किसमें मिल जाती है? बनास में मिल जाती है और बनास यहीं पर ही चंबल में मिलती है। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनास नदी चंबल में मिलती है और सीप भी रामेश्वरम स्थान पर यानी बनास में मिलती है। तो बनास, सीप और चंबल, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम और बनता है। कौन कौन सा बनता है? यानी यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है बनास, यानी एक तो बनता है बनास, यहाँ पर, यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ पर यानी बनास, चंबल और सीप, ये एक त्रिवेणी संगम और बनता है। त्रिवेणी संगम है। कहां बनता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर, रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनता है। ये तीसरा त्रिवेणी संगम है इस बनास नदी पर। पहला त्रिवेणी संगम कहां बना? बेड़च, मेनाल, बनास, बिगोद, भीलवाड़ा। पहला कहां बना? यानी बिगोद नामक स्थान पर बना। यहां नोट कर लेते हैं बिगोद। ये बिगोद नामक स्थान पर पहला त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद यहाँ पर बिसलपुर नामक स्थान पर बनता है, यानी राजमहल गांव के पास ही बिसलपुर नामक स्थान है। यहाँ पर कौन सा बनता है? बनास, डाई और खारी। ये कहाँ बनता है? बिसलपुर नामक स्थान पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद क्या है? यहाँ से मानसी आती है देवधाम स्थान पर, यहाँ पर बनास में मिल जाती है। उसके बाद मोरेल नदी आती है, इस पर मोरेल बांध बना हुआ है। खंडार सवाई माधोपुर में ये बनास में मिल जाती है। इधर से ऊपर से धौलपुर से एक और आती है सीप नदी, ये रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिलती है बनास में, और बनास आगे चंबल में मिलती है। यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद क्या है? चंबल का इसका पानी इधर से यमुना आ रही है, यमुना में डाल देती है। यमुना अपना पानी कहाँ ले जाती है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा इंडिया का मैप है। जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, इसमें क्या है? बंगाल की खाड़ी बता रहा हूं मैं आपको। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है।
और यहां क्या है, अरब सागर है, अरब सागर। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हमारा राजस्थान है, यहां पर हमारा क्या है, यानी राजस्थान है, राजस्थान है। यहां से यमुना आती है, इधर से यमुना आती है और ये यहां से चंबल जाती है, मध्य प्रदेश से यहां चंबल जाती है, इस यमुना मिलती है और इधर खंडोर की पहाड़ी राजसमंद से यहाँ से बनास आती है, इसमें मिल जाती है, यानी चंबल में। चंबल इसका पानी यमुना में, यमुना आगे यहाँ बनास में, यानी बंगाल की खाड़ी में ले जाती है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर पानी इसका जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाने वाली है, बनास है, मेजा है, खाड़ी है, डाई है, मामसी है, मोरेल है, ये बेड़च, गंभीरी, मेनाल, ये सारा जल इसका क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। चाहे किसी नदी के सहारे जाता है, फिर भी पानी तो कहां जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। आगे बात करते हैं और इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं कि ये कौन कौन से जिले में बहती है। ये क्या है, राजसमंद से निकलती है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी 6 जिलों में है, 6 जिलों में बहती है। ये चंबल भी 6 जिलों में बहती है और लूणी नदी भी 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है, चंबल है, बनास है और लूणी है। चंबल, बनास और लूणी ये 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं। चंबल की बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इस बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। कहां बने हुए हैं, पहला तो ये है बिगोद नामक स्थान पर है। कौन कौन सी नदियां हैं, मेनाल, बेड़च और बनास। दूसरा है यहाँ पर बनास, डाई और खारी। तीसरा है चंबल, बनास, सीप, ये रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में है। 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं इस नदी पर, ये भी हमें ध्यान रखना है। जाडौल सिंचाई परियोजना ये भी बनास नदी पर है। पूछा जाता है जाडौल सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये कौन सी नदी पर है, ये भी बनास नदी पर है। चित्तौड़गढ़ शहर कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो कौन सी नदी पर है चित्तौड़गढ़, बेड़च और गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ शहर बसा हुआ है। और गंभीरी पर क्या है, अपावास गांव, ये यहाँ पर अपावास गांव है। अपावास गांव में यानी गोसुंडा बांध है, अपावास गांव में गोसुंडा बांध है। अपावास गांव, यहां पर क्या है, ये गोसुंडा बांध है, गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध बना हुआ है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये बनास पूर्णतः यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः यानी राजस्थान में इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये चंबल में मिल जाती है, यानी पूर्णतः पूरी राजस्थान में ही बहती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बनास है, ये हमें ध्यान रखना है। और इस बनास नदी का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र टोंक जिले में है। इसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र, सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र कहां है, यानी टोंक में है। सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र इस बनास का टोंक में है और टोंक शहर है, ये भी बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी यहां पर नोट कर लेते हैं, टोंक शहर बनास के किनारे है, बनास के किनारे बसा है। यह हमें ध्यान रखना है कि बनास के सहारे कौन सा शहर है, यानी बनास के यानी किनारे पर टोंक शहर बसा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और चित्तौड़गढ़ शहर का भी ध्यान रखना है, ये भी गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और टोंक व अजमेर में इसका आकार क्या है, यहाँ पर टोंक है देवधाम, जोधपुरिया, निवाई, टोंक, यहाँ क्या है, टोंक है। और ये क्या है, अजमेर है, बिशनपुर, यानी ये अजमेर है, किशनगढ़ से निकल कर आती है। यहाँ पर इसका आकार क्या है, सर्पिलाकार है,
यहाँ पर इसका आकार सर्वाधिक सर्पिला का आकार कहाँ पर है? अजमेर और टोंक में सर्वाधिक सर्पिला का आकार है। यानी अजमेर और टोंक में, अजमेर व टोंक में आकार कैसा है? आकार यानी सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। कौन से दो जिलों में इसका आकार सर्पिलाकार है? अजमेर और टोंक में इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। और ये बेड़ज नदी है, इसके किनारे आहट सभ्यता है। कौन सी है? बेड़ज नदी के किनारे यानी आहट सभ्यता, आहट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? यानी बेड़ज नदी के किनारे है। कौन सी सभ्यता है? यानी आहट सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे है? बेड़ज नदी के किनारे आहट सभ्यता है। और बनास को क्या कहा जाता है? वर्णासा, वर्णासा या वन की आशा भी कहा जाता है। यानी बनास को क्या कहा जाता है? बनास को वर्णासा, वर्णासा या वन की आशा, वन की आशा भी कहा जाता है। ये इसका नाम है। इसे बनास को वर्णासा और वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। और एक मेनाल झरना है, वो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर एक मेनाल झरना भी है। यानी भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा पर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ की सीमा पर यहाँ पर क्या है? मेनाल झरना है। कहाँ पर है? मेनाल झरना कहाँ पर है? यानी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा व चित्तौड़ की सीमा पर, चित्तौड़ की सीमा पर, सीमा पर कौन सा झरना है? यानी मेनाल झरना है। मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात, ये भी ध्यान रखना है। मेनाल जलप्रपात कहाँ है? भीलवाड़ा में है। यानी ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा की सीमा पर है। हमने कल तो पढ़ा था जैसे अपने चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी का विस्तृत विवरण पढ़ा, आपको याद हो गया होगा। यानी एक एक करके एक एक बिंदु पर हमने बात की है, उसमें मैप के माध्यम से। इस तरीके से याद बहुत ज्यादा रहता है। तब मैंने सोचा भी वन लाइनर पर्सन की जगह मैप लेकर आए, इस मैप से ज्यादा समझ में आएगा। आप कभी भूलोगे नहीं, आप कभी भी इस नदियों में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि विस्तृत आराम से आप अपने को देखेंगे इसको तो याद हो जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पर त्रिवेणी संगम है और कहाँ पर जाकर त्रिवेणी संगम बनते हैं, वो ये नदी कहाँ से निकलती है, किस प्रकार का इसका आकार है और कहाँ पानी डालती है। उसके बाद ये चंबल है, आगे यमुना में ले जाती है, यमुना आगे इसका पानी बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। तो ये चंबल है, बनास है, ये बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां हैं। और लोड़ी अपना जल कहाँ ले जाती है? कच्छ के रण में ले जाती है और आगे अरब सागर में चला जाता है। माही भी अरब सागर में ले जाती है, खंबात की खाड़ी में जल जाता है माही का, उसके बाद वो अरब सागर में अपना पानी ले जाती है। यानी इस नदी के बारे में हम लोड़ी नदी का यानी विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा कि उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से उद्गम होता है। इसे क्या है? वन की आशा या वर्णासा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई कुल है 512 किलोमीटर, 512 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। यहाँ से बेड़ज नदी मिलती है और यहाँ से गबीरी आती है और यहाँ से मेनाल आती है। ये इनका प्रवेश स्थल है, मैंने नाम लिखा है, यहाँ से आराम से देख लीजिए। गबीरी का उद्गम होता है जावद मध्य प्रदेश से और गोगुंदा की पहाड़ियां से होता है बेड़ज का, और यहाँ से मेनाल का उद्गम होता है बेगू चित्तौड़गढ़ से। मेनाल, बेड़ज और बनास ये त्रिवेणी संगम बनता, यानी तीन नदियां आके मिलती है, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। एक नदी तो यहाँ आती है मेनाल, एक आती है बेड़ज और ये यहाँ से बनास जा रही है। तो बनास, मेनाल, बेड़ज यानी बिगोद नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम बन रहा है। उसके बाद ऊपर से यहाँ से आती है दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से कौन सी नदी आती है? कोठारी। इस पर मेजा बांध बना हुआ भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में इससे जल की आपूर्ति की जाती है। यह नंदराय गांव भीलवाड़ा में बनास में मिल जाती है। आगे चलकर खारी नदी आती है बिजराल गांव की पहाड़ियां भीलवाड़ा से,
यहाँ से निकल कर बिशनपुर नामक स्थान पर क्या है, बनास में मिल जाती है। और इस बनास पर यही बिशनपुर स्थान पर क्या है, बांध बना हुआ है, बिशनपुर बांध राजमहल गांव में है। यहाँ से डाई आती है, यहाँ से खारी आती है, ये बनास है। बनास, डाई और खारी, ये राजमहल गांव यानी बिशनपुर नामक स्थान पर यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद मानसी आती है, सिलोरा की पहाड़ियां अजमेर से, देवदान यानी जोधपुर या डिवाइड टाउन यहाँ पर मिलती है, इसमें बनास में। और एक आती है मोरेल, इस पर मोरेल बांध बना हुआ है। खंडार, खंडार सवाई माधोपुर में, ये बनास में मिल जाती है। ऊपर से सीप आती है और इधर से एक बनास नदी आती है और ये चंबल है, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा? बनास, चंबल और सीप, ये त्रिवेणी संगम बनता है। ये चंबल है, आगे पानी इसका यमुना में ले जाती है और यमुना बंगाल की खाड़ी में। ये 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियां हैं, चंबल है, लुणी है और बनास है। ये 6 जिलों में बहती है, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं। 3 त्रिवेणी संगम है इस पर। जाडौल सिंचाई परियोजना में बनास नदी पर है। अपावास गांव में गोसुंडा बांध बना हुआ है। कहां पर है ये देखें, गोसुंडा बांध बना हुआ है, अपावास गांव चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बाद पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, यानी यहाँ तक राजस्थान है, यहाँ राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहती है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान की, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या है, सर्वाधिक प्रवाही क्षेत्र इसका टोंक जिले में सर्वाधिक यानी प्रवाही क्षेत्र है। और टोंक शहर ये बनास नदी के किनारे ही बसा है। अजमेर व टोंक में इसका आकार क्या है, सर्पिला आकार, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम विद्यार्थियों आगे यानी मही नदी के बारे में पढ़ेंगे और लूणी नदी के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लूणी नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये लूणी नदी है, ये लूणी नदी यहाँ से निकलती है अजमेर के नाग पहाड़ से। 2 नदियां निकलती है, एक तो सागरमती और एक सरस्वती। सागरमती और सरस्वती दोनों नदियां यहाँ एक जगह मिल जाती है। उसके बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। उसके बाद ये लूणी धीरे धीरे चलती हुई कच्छ के रण में यानी गुजरात में चली जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसका उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से। लूणी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से उद्गम होता है, यानी 2 धाराएं मिलती हैं, एक तो है सागरमती और एक है सरस्वती। सागरमती और सरस्वती दोनों नदियां यहाँ मिल जाती है। मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। और यहाँ से एक आती है बांडी नदी, बांडी नदी है वो इसमें लूणी में मिल जाती है। और एक नदी आती है गुइया, गुइया नदी भी इस लूणी नदी की सहायक नदी है, ये भी बांडी में मिल जाती है और बांडी का पानी लूणी में चला जाता है। और इससे आगे पाली जिले से यहाँ से एक मिठड़ी नदी का उद्गम होता है। मिठड़ी नदी भी अपना पानी लूणी में ले जाती है। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद सुगड़ी नदी यानी देसूरी पाली से उद्गम होता है। देसूरी नदी देसूरी स्थान से, और इस सुगड़ी नदी का उद्गम होता है। इस सुगड़ी नदी पर क्या है, बांकली बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है, बांकली बांध। ये बांकली बांध यानी जालौर में बनाया गया है। प्रश्न पूछा जाता है बांकली बांध कौन सी नदी पर है, तो सुगड़ी नदी पर है, जालौर में है। उसके बाद क्या है, यहाँ से जवाई गोरिया गांव पाली से, गोरिया गांव पाली है, यहाँ से गोरिया गांव की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है जवाई नदी। जवाई नदी पर एक जवाई बांध बनाया गया है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। किसे, जवाई बांध को। ये जवाई नदी सिवाना बाड़मेर में आकर लूणी में मिल जाती है। उसके बाद क्या है, एक नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, उसका नाम है सागरी नदी। इसका उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियां बाड़मेर से। बाड़मेर से उद्गम होता है, ये लूणी में मिल जाती है। और लूणी इसका पानी आगे कहां ले जाती है, कच्छ के रण में ले जाती है। अब एक नदी और है लूणी, इस लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी नदी। इस जोजड़ी नदी का उद्गम यानी एकमात्र नदी है, इसका उद्गम होता है जैसे दाईं ओर, दाईं ओर से एकमात्र उद्गम नदी होती है, इसका है जोजड़ी नदी का उद्गम। जोजड़ी नदी का उद्गम कोई पहाड़ी से नहीं होता है और अन्य नदियों का उद्गम पहाड़ियों से होता है। और ये जोजड़ी है एकमात्र नदी है, ये इस लूणी में बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। इसका उद्गम यानी पहाड़ियों से नहीं होता है,
इसका उद्गम होता है कोडलू गांव नागौर से होता है। और यह कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से 6 जिले हैं वो भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं, यानी ये बहती है 6 जिलों में। कौन कौन से 6 जिलों में बहती है? यानी अजमेर, उसके बाद नागौर, और इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, और जालौर, यानी इन 6 जिलों में बहने वाली नदी है। ये हमें ध्यान रखना है कि ये नदी कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। कौन कौन से 6 जिले हैं? यानी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, यानी 6 जिलों में बहती है। ये हमें ध्यान रखना है। 6 जिलों में बहने वाली 3 नदियां हैं, चंबल है, बनास है और लूणी नदी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सहायक नदियां, यानी ये तो मेन नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां और भी हैं, वो भी नोट कर लेते हैं। सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी? यानी जवाई है, मीठड़ी है, सोकड़ी, गुहिया है, यानी इसकी सहायक नदियां हैं। सागी है, लीलड़ी है, और कौन कौन सी है? यानी जवाई आ गई, सागी है, सोकड़ी है, मीठड़ी है, बांडी है और जोजड़ी है। ये इसकी यानी सहायक नदियां हैं। कौन सी है? सहायक नदियां हैं। एक नदी और है खारी भी इसकी एक सहायक नदी है। ये हमें ध्यान रखना है। ये सहायक नदियां हैं इस लूणी की। कौन कौन सी है? जवाई है, मीठड़ी है, सोकड़ी है, लीलड़ी है, सागी है, बांडी है, जोजड़ी है, खारी, ये नदियां हैं। अब बात करते हैं इसे जालोर में क्या नाम से जाना जाता है। इसे जालोर में नेड़ा क्या नाम से जाना जाता है? इसे जालोर में नेड़ा रेल नाम से जाना जाता है, या इसे नाडा भी कहते हैं। वहां पर क्या कहते हैं? नाडा, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे जालोर में नेड़ा, रेल और नाडा नाम से जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसे मरु की गंगा भी कहा जाता है, यानी मरुस्थल में चलती है ये, तो इसे मरु की गंगा यानी मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। इसे मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों। हमने बात की इस नाग पहाड़ से निकलती है और इसका पानी कच्छ के रण में जाता है और कच्छ के रण से आगे अरब सागर में चला जाता है। इस लूणी की विशेषताएं यहाँ लिख रहे हैं, यानी इसकी सहायक नदियां हैं और कौन कौन से जिले में बहती है। जालोर में इसे क्या कहा जाता है? और आगे बात करते हैं इसका प्राचीन नाम क्या है? लवणवती। प्राचीन नाम लवणवती है, यह इसका प्राचीन नाम है लवणवती। और इस नदी में यानी तेज बरसात होने के कारण, तेज बरसात होती है जब भी अजमेर में, यहाँ तेज बरसात होती है बाड़मेर में। उसके बाद बाड़मेर का एक गांव है बालोतरा गांव यानी डूब जाता है। कौन से गांव में बाढ़ आती है?
बालोतरा गांव में बाढ़ आ जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण सर्वाधिक वर्षा होने पर बालोतरा गांव में बाढ़ आ जाती है। बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और कालिदास ने इसे क्या कहा? कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा। यानी कालिदास ने इसे क्या कहा? अंतःसलीला कहा। कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा। किसने? कालिदास ने इसे क्या कहा? अंतःसलीला नाम दिया। ये भी हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि बालोतरा लूणी नदी के यानी कौन से दाएं किनारे पर बसा हुआ है? यानी बालोतरा लूणी नदी के दाएं किनारे पर है। बालोतरा कहां पर है? कि बालोतरा लूणी के दाएं किनारे पर है। लूणी के दाएं किनारे पर बसा है। बालोतरा लूणी के दाएं किनारे पर है और जोजड़ी भी दाईं ओर से लूणी में मिलने वाली एकमात्र नदी है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई कितनी है? 495 किलोमीटर लंबाई है। और इसमें क्या है? रंगाई छपाई के कारण सर्वाधिक बाढ़ यानी पानी है प्रदूषित हो जाता है। यानी रंगाई छपाई के कारण प्रदूषित नदी है। रंगाई छपाई, इसमें रंगाई छपाई सर्वाधिक होती है तो पानी इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। रंगाई छपाई के कारण क्या है? प्रदूषित हो जाती है। कौन सी नदी? यानी लूणी नदी। रंगाई छपाई के कारण यहाँ क्या इसका पानी है वो इस लूणी में डाल दिया जाता है। ये यानी प्रदूषित हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। हमने पढ़ा कि लूणी का उद्गम है वो नाग पहाड़ अजमेर से होता है। सागरमती और सरस्वती दो धाराओं से इसका उद्गम होता है। और इसका नाम यहाँ पर मिलने के बाद यानी नाग पहाड़ में मिलने के बाद इसका नाम लूणी हो जाता है। और ये इनकी सहायक नदी है। बाडी है इसके सबसे पहले मिलने वाली नदी बाडी है। उसके बाद गुड़िया है, मीठड़ी है, सुकड़ी है, जवाई है, सागी है और ये ऊपर जोजड़ी नदी है। ये पोडलू बाग नागौर से आती है। इसका उद्गम है पहाड़ी से नहीं होता, मरुस्थल से होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या ये पानी अपना कच्छ के रण में ले जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई 495 है। ये 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? यानी 6 जिलों में बहने वाली नदियां है चंबल है, माही है, चंबल है, बनास है, लूणी है। बनास और लूणी ये क्या है? 6 जिलों में बहती है। 6 जिलों में बहती है। ये हमें ध्यान रखना है। ये 3 नदियां हैं। ये 6 जिलों में बहने वाली नदियां हैं विद्यार्थी। अब हम आगे माही नदी के बारे में पढ़ेंगे। माही नदी ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, राजस्थान में। इसका उद्गम होता है यानी मध्य प्रदेश से, यानी धार जिले की अमरोह की पहाड़ी से इनका यानी उद्गम होता है। माही नदी का उद्गम होता है कहां से? यानी धार जिले की अमरोह की पहाड़ी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यहां से निकलने के बाद ये क्या है? बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में यहाँ पर क्या है? माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। कहां पर है? माही नदी पर है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। इससे बाद ये डूंगरपुर में प्रवेश करती है। और डूंगरपुर में प्रवेश करने के बाद ये क्या है कि डूंगरपुर और यानी बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की यहाँ सीमा बनाती हुई वापस यहाँ से गुजरात में निकल जाती है और खंबात की खाड़ी में चली जाती है। कहाँ चली जाती है?
खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और लूणी कच्छ के रण में गिरती है। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ से क्या निकलने के बाद ये डूंगरपुर यानी डूंगरपुर में जाती है। ये बांसवाड़ा से निकलकर डूंगरपुर में जाती है और यहाँ से हमारी कर्क रेखा निकलती है। ये कर्क रेखा को 2 बार करती है, यानी 2 बार पार करने वाली नदी है। ये हमारी कर्क रेखा है। पूछा जाता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है। एक बार ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे वापस कर्क रेखा पर आकर खंबात की खाड़ी में निकल जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। और इधर से क्या है, प्रतापगढ़ से छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है और यह कहां पर, यानी डूंगरपुर में यहाँ पर आकर इसमें माही में मिल जाती है। और ऊपर से एक सोन नदी आती है बिछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से, ये भी डूंगरपुर में मिल जाती है। यानी यहाँ पर क्या है, बड़ेश्वर मेला बढ़ता है सोम माई और जाखम नदी के संगम पर, यानी बड़ेश्वर मेला बढ़ता है। ये डूंगरपुर में यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सी नदी का, सोम माही और जाखम, यानी सोम माही और जाखम का त्रिवेणी संगम है। सोम माही और जाखम, इनका क्या है, त्रिवेणी संगम है, यानी त्रिवेणी संगम बनता है। ये हमें ध्यान रखना है। यानी इसका उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। धार जिले की अमरोह की पहाड़ी से यह बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर क्या है, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बना हुआ है माही नदी पर। इसके बाद ये डूंगरपुर में जाती है, फिर वापस बांसवाड़ा में आकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए ये गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में अपना जन्म ले जाती है। और हम बात करते हैं आगे, जैसे इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। देव सोमनाथ है, ये भी डूंगरपुर में सोम नदी पर है। ये सोम नदी आती है, यहाँ पर क्या है, देव सोमनाथ मंदिर है। यहाँ पर देव सोमनाथ है डूंगरपुर में, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जाखम नदी आती है छोटी सादड़ी भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, सुकली और करमाई। इस जाखम की सहायक नदियां कौन सी है, सुकली और करमाई नदियां हैं। और ये क्या, सोम नदी, ये सोम नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं जाखम, गोमती और सारनी। क्योंकि ये जाखम यहाँ पर मिलती है, ये गोमती है और एक सारनी नदी है। यानी ये 3 नदियां किस सहायक नदी है, ये सोम नदी की सहायक नदियां हैं। और इस पर एक त्रिवेणी संगम बनता है बड़ेश्वर डूंगरपुर में, यानी सोम माही और जाखम। ये पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। अब हम इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो भी हम नोट कर लेते हैं। इसकी लंबाई है 576 किलोमीटर, यानी 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, वागड़ की गंगा। इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, माही को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसे आदिवासियों की गंगा कहा जाता है, इसे वागड़ की गंगा, इसे कांठल की गंगा कहा जाता है। और इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमें ध्यान रखना है मित्रों। क्या कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। और इसकी लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हमें ध्यान रखना है। इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है बांसवाड़ा में। और क्या है इसमें हम बात करते हैं, यानी ये क्या है,
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है, और गुजरात में बहती है, यानी ये 3 राज्यों में बहती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में क्या देगा? वो उत्तर प्रदेश देगा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में बहती है, यानी 3 राज्यों में ये बहती है और कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये भी हम नोट कर लेते हैं, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। कौन सी है? माही नदी है। और इस पर त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है, 100 माई, जाकर 3 नदियां आकर मिलती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? माही नदी से है, माही नदी से है। पूछा जा सकता है कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध कौन सी नदी से है? तो माही नदी हमारा आंसर होगा। और यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा निर्धारण करती है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा निर्धारण करती है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, सीमा का निर्धारण करती है। ये हमें ध्यान रखना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा को निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? माही नदी है। और गुजरात में इस पर क्या है? कड़ाना बांध बना हुआ है, यानी गुजरात में माही पर कड़ाना बांध बना हुआ है। कड़ाना बांध के बारे में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कड़ाना बांध बना है, कौन सा बांध है? कड़ाना बांध कौन सी नदी पर है? गुजरात में है, माही नदी पर है। ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक लोधीसर का नाका भी डूंगरपुर में है। लोधीसर का नाका पहले पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। लोधीसर का नाका, लोधीसर का नाका ये कहां है? लोधीसर का नाका डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में है। कौन सा? लोधीसर का नाका डूंगरपुर में है। भीखाबाई सागवाड़ नहर का परियोजना भी माही नदी से है, यानी भीखाबाई सागवाड़ा नहर यानी डूंगरपुर लाभान्वित है। डूंगरपुर लाभान्वित है। ये भी ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सीधा प्रश्न आएगा, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। वागड़ की गंगा माही है, कांठल की गंगा माही है, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा ये भी माही है। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध भी माही नदी से है। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा निर्धारण करती है। और गुजरात में यहाँ पर क्या है? कड़ाना बांध है। कौन सा बांध है? कड़ाना बांध बना हुआ है। कहाँ? गुजरात में कड़ाना बांध बना हुआ है। ये भी हमें ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है।
कि कड़ाना बांध कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। गुजरात, ये भी हमें ध्यान रखना है। और कर्क रेखा को ये 2 बार पार करती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस पर माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में बना हुआ है। यहाँ पर माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। और देव सोमनाथ डूंगरपुर में है, यानी सोम नदी के संगम पर है। जाखम की सहायक नदियां सुकली और करमाई है। सोम की सहायक नदियां है जाखम, गोमती और सारनी नदी है। सोम माई जाखम, यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर क्या है? बड़ेश्वर मेला बढ़ता है। कहाँ पर? यहाँ बड़ेश्वर मेला बढ़ता है डूंगरपुर में। बड़ेश्वर मेला, बड़ेश्वर मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। यहाँ नोट कर लेते हैं। बड़ेश्वर मेला, बड़ेश्वर मेला सोम माही जाखम के संगम पर डूंगरपुर में बढ़ता है। डूंगरपुर में बढ़ता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसलिए आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। और इसके बाद यानी लोधीसर का नाका भी डूंगरपुर में है। भीखाभाई सागवाड़ा नहर, इससे डूंगरपुर लाभान्वित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी इस माही नदी के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हमने नोट करे हैं। ये क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इन्हीं में से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप प्रिय विद्यार्थियों इसका अध्ययन बार बार कीजिए, आपको याद हो जाएगा। तो ये ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है, मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया है, तो ये याद रखना बहुत ही आसान है। अब विद्यार्थियों हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।